नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के समर्थन के लिए आज के समय शुरू हो चुकी है बड़े स्केल पर लॉबिंग। फ्रांस कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया बस एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। यहाँ पर आप देख पाओगे यूक्रेन ने तो इंडिया को गुहार लगाई ही है कि प्लीज सपोर्ट अस। यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा वोट आने वाला है, आपका वोट मैटर करता है, हमारे पक्ष में वोट करिएगा। यूक्रेन की तरफ से बातें आई हैं, मगर साथ ही साथ आप देखोगे फ्रांस सीक्स इंडियाज हेल्प टू ब्रिंग यूक्रेन वॉर टू एंड। फ्रांस ये चाहता है कि एक बार ना न्यू दिल्ली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे, जिससे एक बार को ये वॉर खत्म भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप पूछोगे इसके लिए फ्रांस अग्रेसिवली लॉबिंग क्यों कर रहा है, क्यों डेस्परेटली फ्रांस चाहता है कि इनको इंडिया का वोट मिल जाए। इसके पीछे देखिए एक आंसर है, नेपोलियन। हाल ही में नेपोलियन की हिस्ट्री को लेकर फ्रांस और रशिया के बीच में काफ़ी कहा सुनी हुई है, और अब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए फ्रांस ने एक मिशन ही बना दिया है कि एक बार को तो रशिया को ये एक सेटबैक देंगे यूनाइटेड नेशंस में। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर नेपोलियन यहाँ पर कैसे आ गया, समझाऊंगा यहाँ पे आपको सब कुछ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस काफी न्यूज में थी। बताओ होस्ट कंट्रीज का कौन सा है, यूएस, जर्मनी, फ्रांस या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो आज के समय ना जो पश्चिमी देश हैं ये सालगिरह बना रहे हैं। सालगिरह इस बात की बना रहे हैं कि यूक्रेन पर रशिया ने जो अटैक किया था उसको 1 साल होने वाले हैं। 24 तारीख को 1 साल हो जाएंगे, तो उसकी एनिवर्सरी बनाई जा रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे इसकी एनिवर्सरी तो नहीं बनती, तो मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूएन टू मार्क रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एनिवर्सरी बाय अर्जिंग जस्ट पीस। और इसलिए सारे जो पश्चिमी देश हैं आज के समय रशिया के अगेंस्ट और ज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि अब 1 साल होने को आ रहा है यूक्रेन वॉर को। शायद 1 साल की सालगिरह बनाते वक्त ना अब फाइनली पीस स्थापित हो जाए, और इसलिए जो बाइडन हाल ही में यूक्रेन में गए, फिर पोलैंड में गए और वहां पर यह भाषण दिया। ये जो छोटा सा भाषण है 30 सेकंड का, ये मैं चाहता हूं आप देखें। अब इस भाषण में बाइडन साहब ने पोलैंड में खड़े होकर बेचा है अपना सबसे पुराना चूरन, यूएसए का सबसे पुराना चूरन, फ्रीडम। Freedom. Yeah. Freedom. There is no sweeter word than freedom. फ्रीडम से मीठा कोई शब्द ही नहीं है। There's no nobler goal than freedom. There's no higher aspiration than freedom. Americans know that and you know it. And all that we do now must be done so our children and grandchildren will know it as well. Freedom. The enemy of the tyrant and the hope of the brave and the truth of the ages. Freedom. Stand with us. ये होती है सॉफ्ट पावर। यूएसए ने फ्रीडम फ्रीडम का नारा देते हुए इराक पे अटैक किया, इराक को बर्बाद कर दिया। लीबिया, सीरिया, एक के बाद एक कितने देश हैं जिसको यूएस बर्बाद कर चुका है, ये कहकर कि हम यहाँ पर फ्रीडम, आज़ादी लेकर आएंगे। अब आज़ादी के बाद होता क्या है वो सब हमने देखा है। एक बार को यूएस ना देता अगर फ्रीडम यूक्रेन को, नेटो को ज्वाइन करने का प्रस्ताव ना आता, यूक्रेन एक बार को काफ़ी बेहतर रहता। आज के समय लोग वहाँ पर इतने मरते ना, फैमिलीज ना उजड़ती, इतनी ज़्यादा तबाही पूरी दुनिया में ना होती। मगर अब देखिए कोशिश पश्चिमी देशों की ये है कि रशिया पर और दबाव बनाया जाए ये सालगिरह सेलिब्रेट करते टाइम। अब ये दबाव कैसे बनेगा, देखिए ये एक वोटिंग करवाएंगे यूएन की जनरल असेंबली में। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो की पावर होती है, परमानेंट मेंबर होते हैं, वो सब आते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। वोटिंग यहाँ पर होगी जनरल असेंबली में, जहाँ पर 193 मेंबर कंट्रीज हैं, सब के सब वोट करेंगे। पाकिस्तान, इजराइल, इंडिया, चाइना वगैरह सब मिलकर यहाँ पर वोट करेंगे कि रशिया को क्या यूक्रेन पर आक्रमण अब बंद कर देना चाहिए या नहीं। सारी हॉस्टिलिटीज जो है यूक्रेन के प्रति ये खत्म हो जानी चाहिए या नहीं, इस पर वोटिंग होनी है। मोस्ट प्रॉब्ली आज रात तक ये वोटिंग हो जाएगी यूएन में, क्योंकि अभी के लिए यूएन में चल रहा है एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन सिर्फ यूक्रेन के इशू को लेकर। और वेस्टर्न कंट्रीज का सिंपली यहाँ पर यह मानना है कि अगर ना इस वोटिंग में रशिया के जो बहुत ज़्यादा करीबी मित्र मुल्क कंट्रीज हैं, इंडिया है, उसके अलावा चाइना है, अगर ये भी एक बार को रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे तो रशिया पर इससे काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अचानक से ना फ्रांस यहाँ पर कूद गया है यूएसए के साथ। अब फ्रांस भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर नेपोलियन का यहाँ पर क्या इशू आता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। रशिया और फ्रांस
ये दोनों कंट्रीज आज के समय मॉडर्न डे स्टेट्स हैं, मगर इनका कई सदियों पुराना इतिहास है। आई एम श्योर आपने हिस्ट्री में नेपोलियन के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बेसिकली एक मिलिट्री जनरल था। इसने अपने देश फ्रांस में तख्तापलट कर दिया, सरकार को साइड में किया, कहा कि मैं एम्परर, मैं फ्रांस संभालूंगा। फिर एक एक करके नेपोलियन ने आसपास के कई देश, जर्मनी, स्पेन, इवन इटली, इवन यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल यूरोप का पार्ट है, ये सारा कब्जा लिया। और नेपोलियन के एरा की जो जियोपॉलिटिक्स थी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1814 से लेकर 1816 1815 के टाइम तक की, ठीक है। तो उस टाइम ना देखो, नेपोलियन का मेन जो दुश्मन था वो था यूनाइटेड किंगडम, और रशियन एम्पायर जो था उस वक्त वो काफ़ी हद तक नेपोलियन के साथ मिलकर काम कर रहा था। दोनों की संधि भी थी, मगर बीच में ना नेपोलियन ने रशिया को वार्निंग ये दी कि यूके के साथ ट्रेड बंद कर दो, आज नहीं तो कल मैं यूके को अटैक करूंगा। रशिया ने पहले कुछ समय तक यूके से ट्रेड नहीं किया, मगर बाद में कहा कि हमारे एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रहे हैं, हमें व्यापार करना होगा यूके के साथ। और इसी बात को लेकर नेपोलियन ने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा, खराब फैसला किया। उसने रशिया पर आक्रमण कर दिया। 6 लाख सैनिक नेपोलियन के गए रशिया में। नेपोलियन को उम्मीद ये थी कि रशियंस 6 लाख फ्रेंच सैनिकों को दूर से देखकर ही सरेंडर कर देंगे। रशियंस ने कहा कि आ जाओ लड़ लो। बड़ी वॉर हुई रशिया और फ्रांस के बीच में। अंत में वैसे रशिया वो वॉर हारा। मॉस्को नेपोलियन ने बिल्कुल जला दिया था, और ये बात रिसेंटली फ्रांस के पॉलिटिशियंस ने याद दिलाई रशिया को। फ्रांस में देखिए आज भी इस बात का काफ़ी हद तक घमंड है कि किस तरीके से नेपोलियन की सेना ने रशिया को उस टाइम बर्बाद करके रख दिया था। हालांकि पूरी कहानी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रांस की तरफ से काफ़ी ताने आ रहे थे नेपोलियन को लेकर। इवन इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम बिल्कुल रशिया को हरा देंगे यूक्रेन वॉर में। कंप्लीटली बिल्कुल वॉर नहीं करनी रशिया के अगेंस्ट, मगर हम एश्योर करेंगे कि रशिया हारे यूक्रेन रशिया वॉर में। बट नेपोलियन की पूरी कहानी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ मैं आपको वैसे ब्रीफ में बता रहा हूँ। नेपोलियन ने जब मॉस्को जला दिया बुरी तरीके से, उसके बाद नेपोलियन अपनी सेना लेकर जब वापस आ रहा था ना, तब रशिया की सर्दी ने नेपोलियन की बची कुची सेना को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया। कई फ्रेंच सैनिक यहीं पे रशिया में मारे गए। और घूम फिर के ना, जब तक नेपोलियन की सेना वापस पोलैंड तक पहुंची, 6 लाख सैनिकों के कितने बचे थे? 10,000। नेपोलियन यहीं पर बर्बाद हो चुका था। और जब नेपोलियन की सेना इतनी कम हो गई तो आसपास के कई देश जिनको नेपोलियन ने कब्जा लिया था, उनकी सेना खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अब नेपोलियन कमज़ोर हो चुका है, रशिया ने जितना डैमेज करना था कर दिया। और उसी के बाद नेपोलियन को अंत में पावर से हटा दिया गया, और फिर बाद में एक छोटे से टापू पे उसको एग्जाइल कर दिया गया था। हिस्टोरियंस काफ़ी बार मानते हैं कि अगर नेपोलियन रशिया की जगह सीधा यूके पे अटैक कर देता ना, तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो सकती थी। इवन इंडियन हिस्ट्री पर भी इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता। और रशिया ने भी फ्रांस को यही बात याद दिलाई है कि नेपोलियन की अगर हमें याद दिला रहे हो ना, तो तुम भी याद रखना कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ था। नेपोलियन ने ठीक है मॉस्को जला दिया होगा, मगर जब तक नेपोलियन वापस गया बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उसकी आर्मी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अंत में फ्रांस में एक रिजीम चेंज करना पड़ा। और सिंस अब दोनों देश फ्रांस और रशिया ना अपनी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिक जो वॉर हुई थी, बैटल हुई थी, जिसके बारे में दोनों कंट्रीज के लोग अभी तक भूले नहीं हैं, सिंस इसके बारे में बात शुरू हो चुकी है, फ्रांस ने अब बना दिया है एक मिशन कि एक बार को तो यूएनजीए में, यूएन के जनरल असेंबली में रशिया को हरा कर दिखाएंगे। रशिया ने जो ये स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग नेपोलियन, इसका जवाब इनको मिलेगा यूएन में। तो अब हमको देखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में होता क्या है। क्या फ्रांस की लॉबिंग काम आती है, या फिर रशिया का सपोर्ट फिर से इंडिया करेगा? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कौन सा देश होस्ट करता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ जर्मनी। हाल ही में यहीं पर जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी अबाउट यूरोप, अबाउट द वर्ल्ड, ये बिल्कुल करेक्ट थी। इस टॉपिक पर मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश जो चैनल है उस पर एक शॉर्ट भी अपलोड करी थी, तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से सब कुछ कनेक्ट कर पाए होंगे। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।